CH21 बेला पहुंची रेड लाइट एरिया, एकाग्र की बेचैनी। अब आगे, शाम का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, वशिष्ठ रेजिडेंट पैलेस। रुद्राक्ष परेशान सा अपने कमरे में घूम रहा था। सुबह से ही वो घर से बाहर नहीं निकला था और उसे बेला की फिक्र हो रही थी, लेकिन एकाग्र के गुस्से के कारण वो बेला का साथ नहीं दे पा रहा था। जब उससे बेचैनी बर्दाश्त नहीं हुई, तब उसने अपना फोन निकाला और सीधा किसी को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से एक भरी भरकम आवाज आई, रुद्र, मैं इस वक्त पार्टी हॉल में हूँ, तुम। रुद्राक्ष ने उस बात को बीच में काटते हुए कहा, बड़े भैया, मैंने आपको बताया था ना कि मैं एक केयरटेकर लेकर आया हूँ। दूसरी तरफ से क्षितिज वशिष्ठ ने रुद्राक्ष की बात सुन कहा, तो तुम घर की बातें घर में निपटाओ ना, मुझे क्यों कॉल कर रहे हो अभी मैं। रुद्राक्ष ने बीच में कहा, भैया, मैं परेशानी में हूँ, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। क्षितिज ने गहरी सांस भरते हुए पूछा, मामला क्या है। रुद्राक्ष ने जो कुछ भी उसने देखा, सुना और पाया, सब कुछ क्षितिज को बता दिया। पूरी बात जानने के बाद क्षितिज ने कहा, मैं प्रताप से कहता हूँ। रुद्राक्ष ने सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, प्रताप टूटू भैया के बॉडीगार्ड है और वो बेला को नहीं ढूंढेंगे। क्षितिज ने दूसरी तरफ से कहा, तो तुमसे किसी ऐसी लड़की को लाने के लिए किसने कहा था, जिसके ऊपर एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो हर वक्त आफत लाती है। रुद्राक्ष ने क्षितिज की बात पर कहा, बड़े भैया, वो घर से भाग कर आई थी, क्योंकि उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी। वो अपना काम बहुत अच्छे से। क्षितिज ने रुद्राक्ष की बात को काटते हुए कहा, जैसे ही वो लड़की मिले, उसे वापस नोएडा की ट्रेन में बैठा देना, और मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा मुझे उस घर में दिखे। रुद्राक्ष ने क्षितिज की बात पर कहा, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन। क्षितिज ने बीच में कहा, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, अभी मैं रख रहा हूँ। ये कहते हुए क्षितिज ने कॉल कट कर दिया, जिसके कॉल कट करने पर रुद्राक्ष ने मुट्ठी कसते हुए कहा, जिनसे उम्मीद थी, अब उनसे भी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने अपना फोन बिस्तर पर पटक दिया और दराज से एक सिगरेट का पैकेट निकालते हुए वो बालकनी में चला आया। ये आदत उसे दोस्तों की संगति में लगी थी, जिस बारे में घर में किसी को पता नहीं था। रुद्राक्ष ने बालकनी में आकर एक सिगरेट पैकेट से निकालते हुए होठों से लगा ली और जलाने लगा, जब उसकी नज़र गार्डन में खड़े अक्षय और बैकयार्ड हेड सर्वेंट पर चली गई, जिसे अक्षय इनवेल्ट में कुछ दे रहा था। जिसे देखते हुए रुद्राक्ष ने सिगरेट का एक लंबा कस खींचा और धुआं उड़ाते हुए उन दोनों को देखने लगा, जहां दोनों के चेहरे पर हल्की घबराहट और चोरी नजर आ रही थी। जिसे देखते हुए उसने खुद से कहा, ये चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा चेहरा बनाकर क्यों खड़े हैं दोनों। ये कहते हुए रुद्राक्ष पीछे जाकर सिगरेट को बालकनी में रखे गमले में बुझाते हुए कमरे से बाहर चला आया। रुद्राक्ष कमरे से निकलते हुए सीधा नीचे आया और गार्डन की तरफ जाने लगा, जब उसके कान में गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज गई। रुद्राक्ष ने उस ओर देखा, जहां अक्षय अपनी फरारी में बैठकर पैलेस से बाहर जा रहा था। जिसे देखते हुए उसने खुद से कहा, ये इस वक्त कहाँ जा रहा है। ये कहते हुए रुद्राक्ष सीधा गार्डन में चला आया, तो देखा हेड सर्वेंट बैकयार्ड की तरफ जा रही थी। जिसे देखते हुए उसने पीछे से कहा, नैन्सी, जस्ट वेट। हेड सर्वेंट नैन्सी एकदम से रुक गई और हाथ में पकड़े एनवेल्प को छुपाने की कोशिश करने लगी, जिस पर रुद्राक्ष ने उसके पास आते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। नैन्सी ने अपने घबराहट को छुपाते हुए पलटकर रुद्राक्ष की तरफ देखा और कहा, यस बाबा, तुम कहो, हम सुनता है। ये कहते हुए नैन्सी ने अपने दोनों हाथों को पीछे कर लिया, जिसे रुद्राक्ष ने देखा और कहा, अक्षय भाई ने बताया कि वो कहाँ जा रहे हैं। नैन्सी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं बाबा, उसने मुझको कुछ नहीं बताया। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए नैन्सी के हाथ को एकदम से पकड़कर सामने करते हुए कहा, तो ये क्या था जो वो देकर गए। अपने चोरी के पकड़े जाने पर नैन्सी का चेहरा घबराहट से सफेद पड़ गया और उसने जल्दी से अपने हाथ को रुद्राक्ष की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, कुछ भी नहीं। रुद्राक्ष ने नैन्सी के हाथ से वो एनवेल्प छीन लिया और उसे खोल कर देखा, जिसमें पैसों की गड्डी थी। जिसे देखते हुए रुद्राक्ष की आंखें सिकुड़ गई और उसने नैन्सी से कहा, ये क्या है। नैन्सी ने डर के मारे रुद्राक्ष को देखा और जल्दी से घुटनों के बल बैठते हुए कहा, हम तुमसे माफी मांगता है, हम दोबारा से ऐसा गलती नहीं करेगा। रुद्राक्ष ने 2 कदम पीछे होकर कहा, तमाशा बंद करो, बताओ ये क्या है। तुम्हें अक्षय ने किस बात के पैसे दिए हैं। ये कहते हुए रुद्राक्ष की आवाज बेहद ठंडी थी, जिस पर नैन्सी ने डर के मारे रुद्राक्ष के सामने सारी बातें रखते हुए कहा, कल रात को अक्षय बाबा आया था और उसने हमको कहा कि हमको 50,000 देगा, बदले में हमको ग्रैनी के कमरे से वायलिन चोरी करना है, तो हमने वही किया। रुद्राक्ष ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, और उसे जलाया किसने।
नैन्सी ने जल्दी से कहा, हमको नहीं पता कि नई केयरटेकर के साथ अक्षय बाबा का क्या लफड़ा है। उसने हमसे कहा तो हमने बस जला दिया। रुद्राक्ष ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए नैन्सी को देखा और कहा, इससे पहले कि मैं घर वालों को बताकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से। नैन्सी ने घबराहट में जल्दी से कहा, बाबा, हमको जॉब से मत निकालो। रुद्राक्ष ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, नैन्सी, तुम्हारे खिलाफ ऑलरेडी बहुत सारी कंप्लेंट है। तुम अपने से जूनियर सर्वेंट को परेशान करती हो और अपने सारे काम उनसे करवाती हो, लेकिन तुम्हें नहीं निकला क्योंकि तुम एक लीडर थी, लेकिन ये करके तुमने हद पार कर दिया। दफा हो जाओ यहाँ से। नैन्सी ने शर्म से अपना सिर नीचे झुका लिया और चुपचाप वहां से चली गई। जिसके जाने के बाद रुद्राक्ष ने एनवेल्प को देखा और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया अक्षय। ये कहते हुए रुद्राक्ष ने अपने कदम सिक्योरिटी गार्ड की तरफ बढ़ा दिए। जब रुद्राक्ष उनके पास पहुंचा तब उसने प्रताप से कहा, प्रताप, आई नीड हेल्प। प्रताप ने रुद्राक्ष की बात पर बीच में कहा, आई एम सॉरी सर, पर बेला को ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे मना किया गया है। रुद्राक्ष ने प्रताप की बात पर गुस्से से कहा, प्रताप, शी इज इन ट्रबल। वायलिन को अक्षय ने जलाया है, बेला का इसमें कोई हाथ नहीं है। प्रताप ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, आई एम सॉरी सर बट आई कांट हेल्प यू। रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए और केशव ने रुद्राक्ष के सामने आकर कहा, बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रुद्राक्ष ने बिना केशव की बात पर ध्यान दिया आगे जाते हुए कहा, केशव, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, बेला की जान को खतरा है। केशव ने पीछे से कहा, मुझे पता है। रुद्राक्ष के कदम रुक गए और उसने हैरानी से केशव की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? केशव ने रुद्राक्ष को एक नज़र देख अपना सिर झुकाते हुए कहा, बाबा, जब टूटू बाबा को मैंने कहा वायलिन के बारे में, तब वो कमरे से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने मैडम और अक्षय सर की बात सुनी। वो मैडम के पास किसी ऑफर के बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने मैडम को गंदे शब्द कहे, जिस कारण मैडम ने गुस्से में उन्हें थप्पड़ मार दिया, तो मैं वहां से चला गया। रुद्राक्ष ने हैरान होते हुए कहा, SH*T, अब ये कौन सा सियाप्पा नया खड़ा किया इस लड़की ने? पूरी ट्रबल मशीन है। ये कहते हुए रुद्राक्ष जाने लगा। तब केशव ने फिर से कहा, और मुझे ये भी पता है कि हेड सर्वेंट के साथ मिलकर उन्होंने टूटू बाबा के वायलिन को जलाया है। रुद्राक्ष ने केशव को घूरते हुए कहा, तो तुमने बीच में क्यों नहीं कहा? तुमने बेला को इतना इंसल्ट सहने क्यों दिया? केशव ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुकाते हुए कहा, आई एम सॉरी बाबा, मैं डर गया था कि अगर अक्षय सर को पता चल गया तो कहीं वो मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दें। केशव की बात पर रुद्राक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, और अगर बेला की जगह तुम्हारी बेटी होती तो तुम तब भी यही करते। केशव ने रुद्राक्ष की बात पर एक शब्द भी नहीं कहा, जिसे 2 सेकंड घूरने के बाद रुद्राक्ष दौड़ते हुए एकाग्र के बेडरूम में आ गया, जहां देखा एकाग्र कॉपी में कुछ लिख रहा था। जिसे देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, भैया। एकाग्र ने बिना रुद्राक्ष की तरफ देख कहा, अगर तुम उस लड़की के डिफेंड में कुछ कहने आए हो तो मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ यहाँ से। रुद्राक्ष ने एकाग्र की बात पर कहा, मैं मानता हूँ कि आपको बेला पसंद नहीं है, लेकिन आज उसकी जान आपके कारण खतरे में है। एकाग्र चौंक गया और हैरानी से रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, क्या बक रहे हो? रुद्राक्ष ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ। आई डोंट नो बेला और अक्षय भाई के बीच में क्या हुआ है, लेकिन उन्होंने बेला के साथ कुछ किया है। एकाग्र ने सीधा फोन उठाया और प्रताप को कॉल मिला दिया। दूसरी तरफ से प्रताप ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, यस बॉस। एकाग्र ने अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुमने बेला के पीछे गार्ड लगाया था? प्रताप ने जवाब में कहा, यस बॉस। पता चला कि वो बस स्टैंड गई थी, फिर गार्ड वापस आ गया। एकाग्र ने प्रताप की बात पर गुस्से से कहा, मैंने कहा था ना तुमसे कि जब तक वो बस में बैठकर वहां से निकल ना जाएं, उस पर नजर रखना। प्रताप ने एकाग्र की बात सुन जल्दी से कहा, आई एम सॉरी बॉस। एकाग्र ने प्रताप की बात को इग्नोर करते हुए कहा, सॉरी माय फुट। अभी इसी वक्त अक्षय की कट लोकेशन निकालो। प्रताप ने दूसरी तरफ से कॉल कट कर दिया, जिसके कॉल कट करने के बाद एकाग्र ने कुछ पल चुप रहकर अक्षय को कॉल मिला दिया। कुछ रिंग के बाद दूसरी तरफ से अक्षय ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो। एकाग्र ने कुछ पल शांति बरती और खुद को नॉर्मल रखते हुए पूछा, तुम इस वक्त कहाँ हो? अक्षय ने जवाब में कहा, कहीं नहीं, बस मार्केट घूमने आया था। घर में सुबह इतना कुछ हो गया कि मूड खराब हो गया था मेरा। क्या हुआ? एकाग्र ने अक्षय के पीछे हो रहे शोर शराबे को सुना और कहा, तुम किस मार्केट में हो? अक्षय ने जवाब में कहा, कहीं नहीं।
बस यही नजदीक के मार्केट में कोई काम था क्या? एकाग्र ने सिर नहीं में हिलाते हुए पूछा। नहीं, मुझे लगा अभी जा रहे हो तो रात को डिनर करोगे या नहीं, बस इसीलिए फोन किया था। अक्षय ने कुछ पल चुप रहकर कहा, नहीं, आज मेरी एक मीटिंग है, इसलिए मैं आज रात नहीं आ पाऊंगा, मैं कल ही आऊंगा। एकाग्र की आंखें सिकुड़ गई और उसने अपने आवाज को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, मैं रखता हूँ। इतना कहकर एकाग्र ने कॉल कट कर दिया और अपना एक हुडी उठाकर पहनते हुए कहा, हमें बेला को ढूंढना होगा। रुद्राक्ष ने बेला की बात पर कहा, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कहाँ होगी। एकाग्र ने अपनी आंखें बंद की और रुद्राक्ष से कहा, मैंने फोन कॉल पर ट्रेन और औरतों की आवाज सुनी, वो पक्का किसी रेड लाइट एरिया पर है। रुद्राक्ष ने हैरान होते हुए कहा, व्हाट, रेड लाइट एरिया? एकाग्र ने रुद्राक्ष की बात पर अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, रेड लाइट एरिया। ये कहते हुए उसे कुछ अजीब लगा और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठा और बेचैनी के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। जिसे देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, भाई यहाँ पर सिर्फ खड़े रहोगे या चलोगे भी? एकाग्र ने अपना सिर हिला दिया और जल्दी से उसके साथ कमरे से निकाल कर बाहर आया। उसने मन ही मन सोचा, तुम्हें घर छोड़कर जाने के लिए कहा मैंने और तुम चली भी गई। वो तो शुरू दिन से कह रहा था ना, तो पहले क्यों नहीं गई? आज क्यों गई, क्यों गई? इस तरह की तमाम उधेड़बुन को अपने दिमाग में लाते हुए एकाग्र का चेहरा सफेद पड़ने लगा और वो दोनों बॉडीगार्ड के साथ पैलेस से बाहर की तरफ चले गए। वहीं दूसरी तरफ वो शाम रात में तब्दील हो गई थी, जहां बेला की आंखें किसी के छूने के कारण खुली और उसने अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलने की कोशिश की। जब उसके कानों में एक अधेड़ उम्र की मोटी सी आवाज गई, बड़ी चिकनी नाजुक कली लाया है राजा। जिसकी बात सुन उस लड़के ने कहा, बकवास बंद करो, मुझे ये लड़की हर रोज चाहिए, जब भी मैं यहाँ आऊं मुझे सिर्फ यही लड़की चाहिए। उस औरत ने लड़के की बात सुनकर कहा, अरे राजा, अगर तुम्हें इस लड़की को पालना है तो अपने घर में रखो, अगर कोठे पर रखोगे तो किसी न किसी भेड़िया की नजर तो तुम्हारी इस बकरी पर चली ही जाएगी ना। उस लड़के ने औरत की बात सुनकर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इसे कितने भेड़िए नोचेंगे, लेकिन जब मैं आऊं तब यही बकरी मुझे सर्व होनी चाहिए। जिस आवाज को सुनते हुए बेला को हल्की धुंधली छवि दिखाने लगी। जब काफी मशक्कत के बाद उसके नजरों के सामने वो चेहरा साफ हुआ, तब उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। जब सामने खड़े अक्षय की नजर बेला की नजरों से जा मिली, तब उसने हल्का हंसकर कहा, हा वाओ, देखो वहां तुम्हें देखने के लिए सिर्फ मैं था और यहाँ पर हर रोज तुम्हें एक नया ग्राहक मिलेगा। अमीर, खूबसूरत, कुछ बदसूरत भी होंगे, लेकिन तुम अपनी खूबसूरती से उन्हें मोह लेना, पैसे काफी अच्छे मिलेंगे। बेला ने बिस्तर से उठते हुए गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम कौन सी जगह है ये? उस औरत ने बेला की बात सुनकर कहा, ये वो जगह है जहां तुम जैसी नाजुक कलियों को कुचला जाता है और उन्हें फूल बना दिया जाता है और इस कोठी की शान बढ़ाया जाता है। बेला के कान सुन्न पड़ गए और उसने दोहराते हुए कहा, कोठा? औरत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये वो जगह है जहां दिन और रात चारों पहर सवेरा होता है और इस रात की सेवकों और खूबसूरत बनती है तुम जैसी लड़कियां अपने अमीर और मालदार ग्राहकों से। बेला ने बिस्तर से उतरते हुए कहा, साली मोटी भैंस, तेरी इतनी औकात है कि तू मुझे कोठे पर बैठाएगी? ये कहते हुए बेला ने उस औरत को मारने के लिए हाथ ऊपर किया। उससे पहले ही उस औरत ने बेला के हाथ को पकड़ा और एक झरनाटेदार तमाचा बेला के गाल पर जड़ दिया। एक पल के लिए बेला को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके गाल पर किसी ने तेजाब दे मारा हो और उसे बेहद जलन महसूस होने लगी। उस औरत के हाथ बिल्कुल सख्त थे, मानो वो हाथ न होकर कोई लोहा हो। जहां बेला के सफेद गाल पर छाप चुके औरत के हाथ के निशान को देखते हुए अक्षय ने कहा, रुगैया, ये क्या कर रही हो तुम? इसके खूबसूरत से चेहरे पर इस तरह से निशान मत दो, बदसूरत लगेगी। रुगैया ने अक्षय की बात पर दांत पीसते हुए कहा, इस 2 टके की लड़की की इतनी हिम्मत कि वो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश करे, अभी इसे मचा चखाती हूँ। ये कहते हुए रुकैया में ताली बजाया, जिसके साथ ही वहां पर 2-3 लड़कियां आ गई, जिन्हें देखते हुए रुकैया ने उन्हें बेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे लेकर जाओ कोठरी में और अच्छे से इसका अक्ल ठिकाने लेकर आओ और समझाओ इसे कि अब वो इस कोठे की शान बनेगी। जिसके हुक्म को पाते ही वो तीनों लड़कियां बेला की तरफ आने लगी, जिस पर बेला ने अपने कदम पीछे लेते हुए गुस्से से कहा, हमारे नजदीक मत आना वरना तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। एक लड़की ने आकर बेला के हाथ को पकड़ते हुए कहा, छोड़ेंगे तो हम भी तुम्हें नहीं, आखिर तुम हमारी नई मेहमान जो हो, चलो। इतना कहकर वो लड़कियां बेला को लेकर दूसरी तरफ जाने लगी, जिनसे छूटने की कोशिश करते हुए बेला चिल्लाई, मैं कह रही हूं ना, छोड़ो मुझे।
मुझे नहीं जाना तुम लोगों के साथ, मुझे यहाँ से जाने दो। अक्षय, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। रुगैया ने जाती हुई बेला को देखा और अक्षय से कहा, अक्षय बाबू, बहुत टेढ़ी खीर है, सीधी उंगली से नहीं निकलने वाली। अक्षय ने सिगरेट जलाकर होठों से लगाते हुए कहा, तो अपनी उंगली टेढ़ी करो रुगैया, मुझे इसकी लगाम अपने हाथों में चाहिए। रुगैया ने अक्षय की बात पर अपना सिर हिलाया और तभी पीछे से एक आवाज आई, देह के व्यवसाय होने वाले मंडियों में दिल का सौदा नहीं होता, और जिसने उसे इस हालत में पहुंचा है वो अब अपने पैरों पर खड़े होने की हालत में नहीं रहेगा। अक्षय के चेहरे के तोते उड़ गए और उसने पलट कर देखा, जहां एक आगरसक चेहरा लिए खड़ा हुआ था, जिसे देखकर अक्षय के हाथ से सिगरेट छूटकर नीचे गिर गया। तारांकन, क्या होने वाला है आगे इस कहानी में? आखिर क्या करेगा एकाग्र अक्षय के साथ? किस तरह से बेला एकाग्र को देखकर रिएक्ट करेगी? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, कमेंट करके बताना मत भूलना आज का चैप्टर कैसा। एकाग्र का गुस्सा, बेला का रोना। अब आगे। रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश। रेड लाइट एरिया। अक्षय बेल को बेचने के लिए रेड लाइट एरिया में ले आया था, लेकिन उसे इस बात की भनक भी नहीं लगी थी कि उसका पीछा करते हुए वहां तक एकाग्र भी पहुंच जाएगा। जहां एकाग्र को अपने सामने खड़ा हुआ देख अक्षय के माथे पर ठंडे पसीने उभर आए। जिसके चेहरे के भाव को देखते हुए एकाग्र ने कहा, तो ये है तुम्हारा मार्केट? अक्षय ने एकाग्र की बात पर अपनी सफाई देते हुए कहा, नहीं, तुम यहाँ। एकाग्र ने अक्षय की बात को बीच में काटते हुए कहा, बकवास बंद करो। वो कहाँ है, ये बताओ। अक्षय ने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, वो कौन? तुम किसकी बात कर रहे हो? एकाग्र ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, अक्षय, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा खून कर दूं इससे पहले कि मैं तुम्हारी हलक से तुम्हारी जान निकाल लूं। बताओ बेला कहाँ है? एकाग्र के सीधे सवाल पर अक्षय ने अपने घबराहट को काबू करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, तुमने कहा था उससे घर। जिसकी बात खत्म होने से पहले ही एकाग्र ने एक घुसा अक्षय के मुंह पर जड़ दिया। वो घुसा इतना मजबूत था कि अक्षय का एक दांत टूटकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा, जिसकी एकाग्र ने परवाह नहीं की और फिर से गुर्राया, टेल मी वेयर इज बेला, ब्लडी बास्टर्ड। रुगैया ने अक्षय की हालत को देखते हुए आगे आते हुए कहा, कौन है तू जो मेरे घर में आकर तमाशा कर रहा है? एकाग्र ने रुगैया को अनदेखा करते हुए कहा, मैं तुम जैसी घटिया औरतों के मुंह नहीं लगता, इस जगह में भी आने पर मुझे घिन आ रही है। रुगैया ने एकाग्र की बात पर गुस्से से कहा, तू मेरे इलाके में आकर मेरे जगह को गंदा कर रहा है, तेरी इतनी हिम्मत? शेरा, इकबाल, कहाँ हो तुम लोग? यहाँ आओ और इसे यहाँ से धक्के मार कर निकालो। जिसके चिल्लाते ही वहां पर कुछ गुंडे दौड़ते हुए चले आए और आकर एकाग्र के सामने खड़े हो गए, जिन्हें एक नज़र देख एकाग्र ने कहा, लिसन, मेरे पास तुम लोगों से लड़ने का वक्त नहीं है, मुझे बेला चाहिए। इकबाल ने एकाग्र की बात पर अपने स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, हाँ, हम वो भी ला देंगे, लेकिन पहले हमसे तो निपटा लो। ये कहते हुए इकबाल ने आकर एकाग्र के कंधे को पकड़ा, जिस पर एकाग्र ने उसकी कलाई को इतने कसकर पकड़ कि इकबाल को एक पल के लिए लगा जैसे उसकी कलाई की हड्डी टूट गई हो, और उसने एकाग्र की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। जब एकाग्र ने उसके हाथ को नहीं छोड़ा, तब उसने अपने दूसरे हाथ से एकाग्र को मारने के लिए हाथ ऊपर किया, जिस हाथ को भी एकाग्र ने पकड़ लिया और उसके सीने पर बहुत जोर से लात मारा, जिससे इकबाल पीछे सरकते हुए सीधा टेबल पर जा गिरा और वो टेबल टूट गया। इकबाल वहीं पर जमीन पर पड़े दर्द से कराहने लगा, जिसे देखकर इकबाल के बाकी साथी एकाग्र को मारने के लिए आगे बढ़े। उससे पहले ही गोली चलने की आवाज आई और कई सारे पुलिस इंस्पेक्टर हवलदार के साथ अंदर चले आए, जिन्हें देख अक्षय का चेहरा डर से पीला पड़ गया और रुगैया ने इंस्पेक्टर के सामने खड़े होते हुए कहा, ए इंस्पेक्टर, बिना वारंट के मेरे इलाके में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? इंस्पेक्टर ने रुगैया को सामने से हटाते हुए कहा, मेरे पास वारंट है, तुम यहाँ पर मिस्टर वशिष्ठ की केयरटेकर को लेकर आए हो। रुगैया ने इंस्पेक्टर की बात सुनकर कहा, रुगैया के इलाके में जब एक बार सौदा हो जाता है तब सौदे को तोड़ा नहीं जाता, उस लड़की का सौदा हो चुका है। एकाग्र ने नफरत में रुगैया को देखा और अक्षय के पास आकर उसके गिरेबान को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, बेला कहाँ है? अक्षय खून से लटपट मुंह के साथ एकाग्र को देखते हुए सीधा उसे सामने वाले कमरे की तरफ इशारा कर दिया, जिस तरफ एकाग्र ने देखा और उसे धक्के साथ छोड़ते हुए कहा, दोबारा कभी मेरी नजरों के सामने मत आना, वरना तुझे उसी गंदगी में गड़ दूंगा जिस गंदगी से तू पैदा हुआ है। इतना कहकर एकाग्र एकदम से उठा और जल्दी से कमरे की तरफ चला गया, जिसे अक्षय अपनी लाल आंखों से जाते हुए देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ तो था जो किसी आने वाले नए खतरे को दस्तक दे रहा था।
जिसके पास इंस्पेक्टर आए और उसके हाथ में हथकड़ी पहनाते हुए बोले, क्यों करते हो ऐसा काम, जिसके लिए चूड़ियां पहननी पड़े। इंस्पेक्टर की बात पर अक्षय ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल खामोशी से बस जाते हुए एकाग्र को घूर रहा था। जहां एकाग्र ने कमरे का दरवाजा झटके से खोला और देखा, बेला इस वक्त सिर्फ एक चमचमाती हुई ब्लाउज में खड़ी हुई थी और नीचे उसने अभी भी अपना सफेद पजामा पहन रखा था। उसकी आंखों में आंसू, गाल पर थप्पड़ के निशान और उसके चेहरे पर एक भद्दा सा मेकअप लगाया गया था, जिसके चेहरे को देखते हुए एकाग्र का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया। और जैसे ही बेला की नजर एकाग्र पर गई, उसने पूरी ताकत से उन लड़कियों को अपने आप से दूर धकेल दिया और भागते हुए जाकर एकाग्र के सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। बेला के रोने की आवाज को सुनते हुए एकाग्र के एक्सप्रेशंस और ज्यादा ठंडे पड़ गए और उसने बेला को एक हाथ से अपने बाहों में भर लिया और अपने नजदीक लाते हुए दूसरे हाथ से भी उसे पूरी तरह से खुद से कवर कर लिया। जहां उन लड़कियों ने एकाग्र की तरफ देखा, तब एकाग्र ने दांत पीसते हुए कहा, निकलो यहाँ से। जिसकी बात पर वो लड़कियां जल्दी से वहां से दौड़ते हुए निकल गई। जिनके जाने के बावजूद बेला एकाग्र के सीने से लगी रोती रही। तब एकाग्र ने उसके बालों को सहलाते हुए मध्यम आवाज में कहा, आई एम रियली सॉरी। एकाग्र की बात पर बेला ने उसके सीने से लगे शिकायती आवाज में कहा, सब आपके कारण हो रहा है, आप और आपका शहर दोनों गंदे हैं, हमको यहाँ नहीं रहना। ये कहते हुए बेला बुरी तरह से रो रही थी, जिसकी सिसकियां से भरी आवाज पर एकाग्र बिना और कुछ कहे बस बेला के बालों को सहलाता रहा। जहां उस कमरे के दरवाजे पर रुद्राक्ष खड़ा ये सब देख रहा था, उसे जाने अनजाने में एक अजीब सी बेचैनी अपने सीने में महसूस हो रही थी। उसे एकाग्र को देखकर एक जलन की भावना महसूस हो रही थी, जिसे वो महसूस कर रहा, जिस कारण उसने अपना चेहरा फेरते हुए खुद से कहा, ये क्या हो रहा है मुझे। वो घबराई हुई है, इसलिए भाई के सीने से लगी है, अगर उनकी जगह में होता तो वो मेरे गले भी लग जाती। ये कहते हुए रुद्राक्ष खुद को समझाने लगा और जब उसका मन नहीं माना, तब वो कमरे के अंदर आ गया और बेला के पास आकर कहा, बेला। रुद्राक्ष की आवाज सुनकर बेला ने रोते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा, जिस पर रुद्राक्ष ने आकर बेला के गाल पर हाथ रख अंगूठे से उसके आंसू को साफ करते हुए कहा, तुम तो बेला हो ना, जो किसी से नहीं डरती, अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ती है, तो तुम यहाँ आंसू कैसे बहा रही हो। बेला ने रुद्राक्ष की बात पर रोते हुए एकाग्र से अलग होने की कोशिश की, जिसे मजबूती से पकड़ते हुए एकाग्र ने कहा, चलो यहाँ से, मुझे इस जगह से घिन आ रही है। रुद्राक्ष ने एकाग्र की बात पर सिर हिलाते हुए बेला से कहा, भाई सही कह रहे हैं बेला, चलो बाहर चलते हैं। बेला ने सिसकते हुए अपना सिर हिलाया और एकाग्र में अपने पॉकेट से रुमाल निकाल कर बेला के हाथ पर रखते हुए कहा, अपना चेहरा साफ करो, बहुत डरावनी लग रही है। बेला ने अपने नीचे गिरे दुपट्टे को उठाया और अपना पूरा चेहरा और नाक साफ करने लगी, जिसे देख एकाग्र ने मुंह बनाते हुए आंखें रोल करके कहा, यू आर सो अननोइंग। बेला ने एकाग्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया और एकाग्र बेला को लेकर बाहर चला आया। जहां बाहर आकर बेला की नजर रुकैया पर चली गई, जो कि बड़े आराम से बिस्तर पर बैठी हुई थी। जिसे देख एकाग्र ने रुद्राक्ष से कहा, इसे जेल लेकर नहीं गए। रुकैया ने एकाग्र की बात सुन कहा, राजा भाड़े की टट्टू से होम मिनिस्टर तक सबकी रात यहाँ गुजरती है और तुम कहते हो कि वो 2 कौड़ी का इंस्पेक्टर हमको गिरफ्तार कर लेगा। एकाग्र ने रुकैया की बात पर उसके सामने आकर खड़े होते हुए कहा, क्योंकि तुम आज से पहले मेरे जैसे इंसान के पाले में नहीं पड़ी थी, इसलिए तुम्हें बहुत सारी गलतफहमियां हैं। रुकैया ने अपने शाही बिस्तर से उतरकर एकाग्र के सामने खड़े होते हुए कहा, अच्छा, वैसे ये धमकी थी या फिर। एकाग्र ने बात को बीच में काटते हुए कहा, तुम जैसे मरे हुए मुर्दों के लिए धमकी काम में नहीं आती, तुम्हें बस बताना पड़ता है। इतना कहकर एकाग्र ने बेला की तरफ देखा, जो कि अभी भी सिसक रही थी। जब एकाग्र की नजर बेला के गाल पर पड़े थप्पड़ के निशान पर गई, जिसे देखते हुए एकाग्र की आंखें छोटी हो गई और उसने बेला से कहा, क्या इस घिनौने औरत ने तुम्हें छुआ है। बेला ने एकाग्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर एकाग्र ने बेला के चेहरे को पकड़ अपने सामने किया, तो बेला थोड़ी चौंकने के बाद उसकी आंखों में देखते हुए अपनी नजरें नीचे झुका ली। जिसे देखते हुए एकाग्र ने दांत पीसकर पूछा, मैंने पूछा क्या तुम्हें इस औरत ने थप्पड़ मारा। रुकैया ने एकाग्र की बात पर पीछे से कहा, मछली बहुत फटफटा रही थी इसलिए। एकाग्र ने नफरत से रुकैया की तरफ देखा और बेला से कहा, बेला। बेला ने घबराहट में एकाग्र के शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया, जिसे देखते हुए एकाग्र ने आंखें सिकुड़कर पूछा, मैं कह रहा हूँ, वो सच है या झूठ, क्या तुम्हें इस औरत में थप्पड़ मारा है। बेला ने एकाग्र की तरफ देखते हुए कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही एकाग्र ने कहा, आए।
औरतों पर हाथ नहीं उठाता, अपने साथ सोने के लिए कह रहा था। अब आगे, रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेड लाइट एरिया। एकाक के बेला से ये कहने पर कि बेला रुगैया को एक थप्पड़ मारे, बेला चौंकते हुए एकाक को देखने लगी। बेला की हैरान भरी नजरों पर एकाक ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इस तरह से देखा क्या रही हो? मैंने कहा ना इसे थप्पड़ मारो, सुस्लाप है। रुगैया ने एकाक की बात सुन कहा, राजा, ये मेरा घरौंदा है और यहाँ होता वही है जो मैं चाहती हूँ, कोई भी अरा गहरा परिंदा आकर यहाँ हुक्म नहीं चला सकता। एकाक ने रुगैया की बात को सुनते हुए बेला के बाजू को कसकर पकड़ उसे लाकर रुगैया के सामने खड़ा करते हुए कहा, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ, इसे मारो। रुगैया ने एकाक के गुस्से को देखते हुए बेला से कहा, एक थप्पड़ से तेरा मन नहीं भरा? बेला ने गुस्से में एकाक की तरफ देखने के बाद रुगैया को मारने के लिए हाथ ऊपर किया, जिसके हाथ को बीच में रुगैया ने पकड़ते हुए कहा, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जिसे देख बेला ने अपना दूसरा हाथ उठाकर एक झन्नाटेदार तमाचा रुगैया के गाल पर जड़ दिया, जिसे देखते हुए एकाक ने कहा, यह उतना तेज नहीं था जितना तुमने मुझे मारा था, फिर से मारो। रुद्राक्ष का चेहरा कंफ्यूजन से भर गया और उसने मन में सोचा, बेला ने भाई को थप्पड़ मारा था, लेकिन कब? ये सोचते हुए रुद्राक्ष बेला और एकाक को देखने लगा, जहां रुगैया की आंखें बेला के थप्पड़ के कारण शौक में बड़ी हो गई थी। जिसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखते हुए एकाक ने कहा, क्या हुआ? एक थप्पड़ से दिमाग के पुर्जे हिल गए ना? ये बहुत अच्छा मारती है। बेला ने एकाक की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? एकाक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। बेला ने दांत पीसते हुए कहा, उसे तारीफ नहीं कहते, उसे बेइज्जती कहते हैं। एकाक ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, इसे तारीफ कहते हैं एकाक वशिष्ठ की लैंग्वेज में, तो इसे फिर से थप्पड़ मारो। रुगैया ने जब देखा कि किस तरह से एकाक बेला को उकसा रहा है, उसने गुस्से से एकाक के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तेरी इतनी। एकाक ने रुगैया के गिरेबान को पकड़ने पर उल्टे हाथ एक तमाचा रुपया के गाल पर जड़ दिया, जिससे रुगैया पीछे की तरफ जा गिरी। जिसे अपनी लाल आंखों से घूरते हुए एकाक ने अपने गले को स्ट्रेच करके कहा, औरतों पर हाथ नहीं उठाता कहा था ना, तो तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तू मेरे गिरेबान पर हाथ डाले। रुगैया के होंठ के किनारे से खून बहने लगे, जिसे देखते हुए रुद्राक्ष ने आकर एकाक के हाथ को पकड़ते हुए कहा, भाई चलिए यहाँ से। एकाक ने रुगैया को नफरत भरी आंखों से घूरते हुए कहा, अगर कभी दोबारा मेरे सामने भी नजर आई तो तेरी अर्थी उठाने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा, बेहुदा औरत। इतना कहकर एकाक ने पूरे हक से अपना जैकेट निकाला और बेला को ढकते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और आगे जाते हुए कहा, चलो। ये कहते हुए एकाक बेला को लेकर उस कमरे से बाहर चला गया। जिसे रुगैया ने नफरत भरी आंखों से जाते हुए देख अपने गाल को हाथ से सहलाते हुए कहा, ये थप्पड़ तुमने रुगैया के गाल पर नहीं राजा, उसकी चाल पर लगाए है, और अगर मैंने तुम्हारी चाल ना बदल दी तो मेरा नाम रुगैया नहीं। ये कहते हुए रुगैया ने अपनी मुट्ठी भींच ली। बाहर एकाक पूरे हक से बेला के हाथ को पकड़े उन औरतों के शरीर के व्यापार होने वाली गली में चल रहा था, जिसे वहां पर खड़ी औरतें देख रही थी। बेला पहली बार ऐसी जगह पर आई थी, जिस कारण उसे अंदर से काफी अजीब लग रहा था। जिसके चेहरे के भाव को देखते हुए एकाक ने रुद्राक्ष से कहा, अक्षय बाहर नहीं आना चाहिए। बेला ने एकाक की बात सुन कहा, वो आदमी कहाँ है? रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, जेल में फर्स्ट ट्रीटमेंट ले रहा है, क्योंकि भाई ने उसे बहुत मारा है। बेला हैरानी से एकाक को देखने लगी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। तब उसने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, बचाया हमको लेकिन काहे? एकाक ने चलते हुए बेला को जवाब में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, वो मुझे मजा आता है, कोई और तुम्हें परेशान करे तो मुझे मजा नहीं आता। बेला ने एकाक की बात सुन आंखें सिकुड़ते हुए कहा, हमको आपके परेशान करने पर गुस्सा आता है। एकाक ने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर कहा, और वही तो मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूँ, गुस्सा। बेला ने एकाक को घूर कर देखा और उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, छोड़िए हमको। एकाक ने अपनी पकड़ बेला की कलाई पर फिर से मजबूत करते हुए कहा, हाथ पकड़कर चल रहा हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा क्या? बेला ने एकाक के पकड़े हाथ को देखा और पीछे खींचते हुए कहा, घुटन हो रही है। एकाक के जबड़े कस गए और रुद्राक्ष ने उन दोनों के बीच के तनाव को देखते हुए बेला से कहा, बेला हम घर चलकर बात करेंगे। बेला ने रुद्राक्ष की बात सुन अपना सिर हिला दिया और मन ही मन सोचा, ये दोनों इतने नॉर्मल क्यों हैं?
इस जगह को देखकर मुझे अंदर से घिन आ रही है और ये दोनों इतने नॉर्मल कैसे हो सकते हैं? क्या ये लोग इस जगह पर पहले भी आ चुके हैं? लेकिन क्यों? पक्का अपने दोस्तों के साथ, औरतों के साथ सोने आए होंगे। हाँ, यही बात है। ये सोचते हुए बेला को एकाग्र से घिन आने लगी और वो अजीब नजरों से रुद्राक्ष को भी देखने लगी। वही एकाग्र ने सारी औरतों की नज़र पर मन में सोचा, आदत है मुझे इस तरह की नज़रों की, लेकिन इस जगह की बिल्कुल नहीं। कितनी घिनौनी जगह है, मैं जीवन में पहले कभी नहीं आया ऐसी जगह पर। अक्षय हरामजादे, तू गलती से मेरे सामने मत आ जाना, मैं तेरी जान ले लूंगा। ये मन में अक्षय को कोसते हुए एकाग्र ने रुद्राक्ष से कहा, रुद्रा, तुम बेला को लेकर घर जाओ। ये कहते हुए वो लोग उसे एरिया के एग्जिट के पास आ गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ा था। जहां एकाग्र की बात पर बेला ने उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, हम नहीं जाएंगे। एकाग्र की भौहें तन गई और उसने बेला को घूरते हुए कहा, क्या बकवास कर रही हो? बेला ने अपने उसी जिद में कहा, हम उस घर में नहीं जाएंगे। एकाग्र ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, अभी इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल कर बाहर आए हो और तुम्हें बकवास करने से फुर्सत नहीं मिल रही है क्या? चुपचाप। बेला ने एकाग्र की बात को बीच में काटते हुए उसके जैकेट को निकलना चाहा, जिस पर एकाग्र ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, बेरी, स्टैंड स्ट्रेट, डोंट क्रिएट अ सीन अदरवाइज। कम डाउन भाई, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? रुद्राक्ष ने बीच में आते हुए कहा। एकाग्र ने बेला की तरफ इशारा करते हुए गुस्से से कहा, इस बेवकूफ को अक्ल नहीं है, ना दिमाग है इसके पास, विदाउट पेशेंस काम करती है। रुद्राक्ष ने एकाग्र की बात पर कहा, और आपके अंदर पेशेंस है? एकाग्र ने रुद्राक्ष को घूरते हुए कहा, रुद्र, मेरे पास और भी काम है, मैं तुम लोगों की बकवास में इन्वॉल्व हो चुका हूँ, लेकिन और अपना टाइम जाया नहीं करना चाहता। रुद्राक्ष ने एकाग्र की बात सुन कहा, भाई, बेला अपनी जगह सही है, आपने उसे घर से निकला है, तो अगर वो वापस उस घर में जाती है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? एकाग्र रुद्राक्ष की बात सुन आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तो क्या करूं? इसके तलवे चाटूं तब जाएगी ये? रुद्राक्ष ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं भाई। लेकिन बेला ने बीच में ही एकाग्र से कहा, हमको अच्छा लगेगा अगर आप ऐसा करोगे तो। एकाग्र का चेहरा काला हो गया और रुद्राक्ष ने बेला की बाजू को पकड़ते हुए कहा, बेला, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। बेला ने अपने जबड़े को मजबूती से बंद करे एकाग्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमको बड़ी आसानी से घर छोड़कर चले जाने के लिए कहा, तो इनको लगता है कि हमको वापस घर में बुलाएंगे और हम उसी आसानी से वापस मुंह उठाकर घर में चले आएंगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं ये। एकाग्र ने अपने जबड़े कस लिए और बेला के चेहरे को घूरते हुए कहा, हाउ डरे यू तुम? बेला ने एकाग्र के चबाते हुए शब्दों को सुनते हुए कहा, सिंपल से सॉरी कहेंगे तब भी सुन लेंगे। एकाग्र ने रुद्राक्ष की तरफ देखते हुए कहा, इसे मेरी नज़र के सामने से लेकर जाओ, वरना मैं इसका गला दबा दूंगा। रुद्राक्ष ने एकाग्र की बात सुनकर कहा, भाई, मेरे ख्याल से आपको बेला से माफी मांगनी चाहिए। रुद्राक्ष की बात सुन एकाग्र ने गुस्से से कहा, मैंने अंदर इससे माफी मांगी थी और बार बार सॉरी मेरी डिक्शनरी में नहीं है। बेला ने एकाग्र की बात सुन कहा, जो आपने मेरे साथ किया है ना, उसके लिए अगर आप पूरी जिंदगी भी मुझसे माफी मांगे तो भी मैं आपको माफ नहीं करूंगी। एकाग्र ने बेला की आंखों में आंखें डालकर कहा, और मैं जिस गलती की माफी की उम्मीद तुम कर रही हो उसके लिए तुमसे कभी माफी भी नहीं मांगूंगी। बेला ने एकाग्र को गुस्से से देखा और उसकी जैकेट निकालकर उसके मुंह पर फेंकते हुए आगे चली गई। ये देख रुद्राक्ष ने जल्दी से अपने शर्ट को खोलते हुए बेला के पीछे भागते हुए कहा, बेला, रुको। बेला ने रुद्राक्ष के कहने पर भी अपने कदम नहीं रोके, जिस पर रुद्राक्ष ने पीछे से जाकर उसे अपने शर्ट से कवर करते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा, लोग देख रहे हैं। बेला ने अपनी आंखों से आने वाले आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा, सही कहा तुमने, जब भी तुम्हारा भाई हमारी बेइज्जती करता है लोग इसी तरह तमाशा देखते हैं, पहले भी और अब भी। रुद्राक्ष ने बेला की बात सुन नासमझी से पूछा, तुम किस बात के बारे में कह रही हो? बेला ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। रुद्राक्ष ने बेला की बात पर उसके सामने खड़े होते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, एकाग्र भाई की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज घर वापस चलो, नानी तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। बेला ने सिर घुमाकर एकाग्र की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहा था, जिसे देखते हुए बेला ने रुद्राक्ष के दोनों हाथों को पकड़ नीचे करते हुए कहा, अगर वो तुम्हारा सांड जैसा भाई मुझसे माफी मांग लेगा तो बछड़ा नहीं बन जाएगा। एकाग्र ने दूर से बेला के लिपसिंग को देखते हुए खुद से कहा,
जरूर कुछ जहर ही उगल रही होगी मेरे खिलाफ, जहरीली औरत। ये कहते हुए एकाग्र कार में बैठ गया और स्टार्ट करते हुए आकर रुद्राक्ष के सामने गाड़ी रोकते हुए कहा, अंदर बैठो। रुद्राक्ष ने एकाग्र की बात सुन बेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई आप देखो ना। बेला बात सुनने को तैयार नहीं है। एकाग्र ने गुस्से से बेला को देखा, जिसकी नज़र पर बेला ने अकड़ते हुए कहा, माफी मांग लो, हम बैठ जाएंगे गाड़ी में। एकाग्र ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मेरी एक सॉरी से तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस आ जाएगी। एस्टरिस्क। बेला ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, एटलीस्ट मुझे अंदर से सेटिस्फैक्शन तो मिल ही जाएगी। एकाग्र ने अपनी पकड़ स्टीयरिंग पर मजबूत करते हुए गाड़ी का दरवाजा एक हाथ से खोला और बाहर आकर बेला के सामने खड़े होकर अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए कहा, बेला मुझे माफ कर दो, प्लीज गाड़ी में बैठो और तमाशा क्रिएट मत करो। बेला ने रुद्राक्ष के उड़ाए शर्ट को निकालकर रुद्राक्ष को देते हुए कहा, डोले शोले दिखाना बंद करो, औरतें तुम्हें ही घूर रही है। रुद्राक्ष जिसने वेस्ट पहन रखा था, बेला की बात पर उसके हाथ से शर्ट लेकर पहन लिया। तब बेला ने एकाग्र के कंधे पर उलझे जैकेट को निकालकर पहनते हुए कहा, थोड़ा सा उठक बैठक करेंगे, हमको अच्छा लगेगा। एकाग्र ने गुस्से से बेला के बाजू को पकड़ा और उसे पैसेंजर सीट पर धकेलते हुए कहा, चुपचाप बैठो। बेला चिढ़ते हुए बैठ गई, जिसके बैठने के बाद रुद्राक्ष जाकर बैक सीट पर बैठ गया और एकाग्र जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। गाड़ी पर बैठते ही एकाग्र का फोन बजने लगा। एकाग्र ने अपने फोन को देखा, जिसकी स्क्रीन पर ग्रैनी फ्लैश हो रहा था। जिनके कॉल को अटेंड करते हुए एकाग्र ने कहा, हेलो ग्रैनी। दूसरी तरफ से नानी जी ने कहा, टू बेला का कुछ पता चला। एकाग्र ने एक नज़र बेला की तरफ देखा और फोन में कहा, यस ग्रैनी। बंदरिया पिंजरे में है, मतलब मेरे साथ है। बेला ने गुस्से से एकाग्र को देखा और दूसरी तरफ से ग्रैनी ने एकाग्र से कहा, अब बेला से माफी मांगो और चुपचाप उसे लेकर घर आओ। एकाग्र ने जवाब में कहा, मैं आ रहा हूँ, आप ज्यादा परेशान मत होइए। इतना कहकर एकाग्र ने कॉल कट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए सीधा वशिष्ठ पैलेस की तरफ भगा दिया। जहां गुजरते रास्तों को देखते हुए बेल ने मन ही मन सोचा, ये हिटलर की औलाद सिर्फ नानी जी के सामने शांत रहता है, बाकी सबको अपनी प्रजा समझते हुए हुक्म चलता है, पूरा पागल है। ये सोचते हुए बेला का चेहरा पूरी तरह से उतर गया था। जहां एकाग्र ने उसके चेहरे के भाव को देखा और उसे लेकर सीधा पैलेस पहुंचे। पूरे रास्ते रुद्राक्ष की नज़र सिर्फ एकाग्र पर थी। जहां ने एकाग्र के भाव को देखते हुए ढेरों सवाल उसके मन में खड़े कर दिए थे और वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। जहां बेला गाड़ी से बाहर उतरी और एकाग्र रुद्राक्ष के साथ अंदर की तरफ चली गई, जहां अंदर घर के सभी लोग मौजूद थे। दादी जी भी इस वक्त गंभीर चेहरे के साथ लिविंग हॉल में बैठी हुई थी और उनकी गोद में टुनटुन सो रही थी। जहां दादी जी की नज़र जब बेला पर गई, तब उन्होंने एकाग्र से पूछा, अक्षय कहाँ है? एकाग्र ने बिना किसी भाव के जवाब दिया, जेल में। दादी जी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुमने उसे जेल क्यों पहुंचा? रुद्राक्ष ने दादी जी की बात सुनकर कहा, दादी आपको एहसास भी है कि उसने बेला के साथ क्या करने की कोशिश की? दादी जी ने रुद्राक्ष की बात पर बेला की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या इसने कुछ नहीं किया था? एकाग्र ने दादी जी की बात सुनकर पूछा, क्या किया था बेला ने? दादी जी ने बेला की तरफ इशारा करके कहा। इसी से एकाग्र ने दादी जी के इशारे पर बेला को देखते हुए पूछा, बेला क्या किया था तुमने? अक्षय के साथ बेला ने घबराई हुई आंखों से एकाग्र की तरफ देखा और धीरे से कहा, हमने। ये कहते हुए बेला चुप हो गई, जिस पर एकाग्र ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, मैं हूं ना यहाँ पर, बताओ क्या कहा था उसने? तारांकन। बेला ने एकाग्र के हाथ को देखा और दादी जी ने एकाग्र को घूरते हुए कहा, उसका हाथ छोड़ो। किस हक से तुमने उसका हाथ पकड़ा? क्या लगती है वो तुम्हारी? एकाग्र ने बेला के हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए दादी जी से कहा, इंसानियत का रिश्ता है हमारा। बेला एकाग्र की बात सुनकर आंखों में नमी लिए उसे देखने लगी, जहां एकाग्र के आगे के शब्द को सुनकर उसके चेहरे के भाव और ज्यादा दुख में बदल गए। जहां एकाग्र ने दादी जी से कहा, अगर बेला की जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसका इसी तरह साथ देता, क्योंकि किसी को रेड लाइट एरिया में बेचना कानूनन जुर्म है और एक पाप है। बेला ने एकाग्र की बात सुनकर मन में कहा, क्या कहा? किसी भी लड़की? मैं उन किसी भी लड़कियों में आती हूँ। ये सोचते हुए बेला ने एकाग्र के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया, जिसे एकाग्र कंफ्यूजन में देखने लगा। तब दादी जी ने बेला से कहा, जिस दिन से आए हो सिर्फ तमाशा हो रहा है घर में, तुम सच में किसी आफत की पुड़िया तो नहीं हो?
बेला ने दादी जी की बात सुनकर कहा, अपने साथ सोने के लिए ऑफर कर रहा था, कह रहा था कि मैं छोटे कपड़े पहन कर आऊं जब भी मुझे उसके साथ जाना हुआ, तो इसलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा था। बेला की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग दंग रह गए और रुद्राक्ष और एकाग्र बेला को देखने लगे। एकाग्र के उमड़ते जज्बात, एकाग्र का बैंड। अब आगे, रात का वक्त, इंदौर, मध्य प्रदेश, रेजिडेंस वशिष्ठ पैलेस। बेला के मुंह से अक्षय के उसकी प्रतिनियत को बताने के बाद वहां पर खड़े सभी लोग हैरान थे और एकाग्र के जबड़े मजबूती से बंद हो चुके थे और उसने अपनी मुट्ठी इतनी मजबूती से बंद की थी कि उसके नाखून उसके हथेली पर गड़ गए थे। जहां नानी जी ने बेला को देखते हुए कहा, बेला यहाँ आओ। बेला आंखों में नमी लिए नानी जी के पास आकर उनके व्हीलचेयर के पास घुटनों के बल बैठ गई और सिसकते हुए बोली, मैं झूठ नहीं बोल रही, उन्होंने सच में। नानी जी ने बेला की बात को बीच में काटते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुसीबत का पिटारा हो, लेकिन तुम झूठ नहीं बोलती, इसलिए बेटा दिल छोटा मत करो, अब तुम खतरे से बाहर हो। ये कहते हुए नानी जी ने बेला के बालों पर हाथ फेरा, जिस पर बेल ने रोते हुए उनकी गोदी में अपने सिर को रख लिया, जिसे देखकर नानी जी एक पल के लिए हैरान हुई और फिर मुस्कुराते हुए बेला के बालों को सहलाने लगी। जिन्हें देखते हुए दादी जी ने एकाग्र से कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। एकाग्र ने दादी जी की बात सुन अपना सिर हिलाया और दादी जी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई, जिनके पीछे एकाग्र बेल को देखते हुए चला गया। प्रतिभा को अब थोड़ा सा गिल्टी महसूस होने लगा और उसने बेला के पीछे खड़े होते हुए अपनी आवाज को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, बेला। बेला हिचकी और सिसकी के साथ सिर घुमाकर प्रतिभा को देखने लगी, जिसके लाल पर चुके चेहरे को देखते हुए प्रतिभा का दिल भर गया और उसने बेला के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, अच्छा, रोना बंद करो, रोती हुई अच्छी नहीं लगती। ये कहते हुए प्रतिभा अपने पॉकेट से रुमाल निकाल कर बेला के चेहरे को साफ करने लगी, जिस पर बेला ने सिसकते हुए कहा, हमने एकाग्र सर के वायलिन को भी नहीं जलाया था। प्रतिभा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है, इस बारे में हम लोगों को केशव ने बता दिया, इसलिए तुम रोना बंद करो। बेला ने सिसकते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और आनंद जी ने बेला से कहा, बेला, तुम तो गिरती फिरती पटाखा हो, इस तरह से तुम डिफ्यूज नहीं हो सकती, स्टे हैप्पी हैप्पी। बेला ने आनंद जी की बात सुन अपने चेहरे को साफ किया और प्रतिभा के साथ उठकर खड़ी हो गई और अपने चेहरे को साफ करते हुए बोली, मैं आप सबसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि मुझे कोई गलती ना हो। रुद्राक्ष ने बेला की बात सुनकर कहा, मत करना कोशिश, क्योंकि अगर तुम कोशिश करोगी तो और गलती करोगी। बेला ने मुंह बनाते हुए रुद्राक्ष की तरफ देखा और प्रतिभा ने रुद्राक्ष से कहा, तुम्हारे इंस्टीट्यूट से एक इनविटेशन आया है, तुम लोगों का फेयरवेल हो रहा है, तुम नहीं जाओगे? रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं जरूर जाऊंगा। बेला ने रुद्राक्ष की बात सुन कहा, वहां पर ओपेरा भी आएगी का? रुद्राक्ष ने हल्की चिढ़ भरी आंखों से बेला को देखते हुए कहा, उसका नाम अपरा है, अगर तुम्हें सही नाम लेना नहीं आता तो नाम मत लिया करो। बेला ने रुद्राक्ष की चिढ़ पर मुंह बना लिया और प्रतिभा ने बेला से कहा, बेला, मैंने तुम्हारे लिए पैलेस में माँ के बेडरूम के बगल वाले छोटे से कमरे को रेडी करवा दिया है, अगर तुम्हें कुछ भी कम ज्यादा लगे तो केशव से कह देना। बेला ने प्रतिभा की बात सुन चौंकते हुए कहा, क्या मेरा पर्सनल कमरा? लेकिन क्यों? नानी जी ने बेला की बात सुन कहा, मैंने कहा है, तुम्हें देखती हूँ तो मुझे प्रतिभा की छोटी बहन की याद आती है। बेला ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, छोटी बहन, वो कहाँ है? नानी जी ने थोड़ा सा उदास होते हुए कहा, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बेला ने कंफ्यूज होते हुए फिर से पूछा, कहाँ चली गई? प्रतिभा ने हल्की नाराजगी से कहा, बस करो सवालों का पिटारा, अब चलो जाओ फ्रेश हो जाओ। बेला ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? रुद्राक्ष ने जवाब में कहा, क्योंकि तुम बकवास सवाल कर रही हो, अब चलो जाओ फ्रेश हो जाना। बेल ने अपना सिर हिला दिया और जैकेट को ठीक करते हुए ऊपर की तरफ चली गई। बेल के जाने के बाद रुद्राक्ष ने प्रतिभा से कहा, मॉम, मैं दिन के बाद ही नोएडा के लिए निकल जाऊंगा, तो अब मैं सीधा अपने सेमेस्टर एग्जाम के बाद ही आऊंगा। आनंद जी ने रुद्राक्ष की बात सुन कहा, रुद्रा, जाने से पहले बेला से बात कर लेना। प्रतिभा ने आनंद जी की बात सुन कहा, आनंद, आपको नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही बेला के साथ क्लोज हो रहे हैं? उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। रुद्राक्ष ने प्रतिभा की बात सुन कहा, मॉम, एक न एक दिन जाना है, लेकिन जब तक यहाँ है हम उसके दिल में अपने लिए एक अच्छी छाप तो छोड़ सकते हैं ना। प्रतिभा ने गहरी सांस भरते हुए अपना सिर हिला दिया, जिस पर रुद्राक्ष अपने कमरे की तरफ चला गया। जिसके जाने के बाद नानी जी ने प्रतिभा से कहा,
मुझे तो अब एक चीज का डर है। प्रतिभा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मुझे भी उसी बात का डर है मॉम। आनंद जी ने उनकी बातों के बीच में आते हुए कहा, जो गलत है उसे सजा मिलेगी, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रतिभा ने आनंद जी की बात सुन कहा, आपकी बहन इस बात को समझे तब ना। आनंद जी ने प्रतिभा की बात पर कहा, प्रतिभा, मानता हूं कि दिव्यानी जल्दी से बातों को नहीं समझती, लेकिन समझाने पर वो समझ जाती है। प्रतिभा ने आंखें रोल करते हुए कहा, पता नहीं कब वो अच्छे दिन आएंगे जब वो समझाने पर समझ जाएगी। आनंद जी ने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, जैसे खुद मेरी सारी बातें समझती है, सारी औरतें जैसी होती है, अपनी बात की जिद्दी, अड़ियल। प्रतिभा ने आनंद जी को घूरते हुए कहा, आनंद, मुझे सब सुनाई दे रहा है। आनंद जी ने डाइनिंग की तरफ जाते हुए कहा, सुना ना, तो अमल करो, अपनी हरकतों को सुधारो। इतना कहकर आनंद जी डाइनिंग की तरफ चले गए। जिन्हें प्रतिभा ने जाते हुए देखा, नानी जी से कहा, मॉम, क्या सोचकर पापा ने मेरा रिश्ता इस घर में किया था। नानी जी ने प्रतिभा को आंखें दिखाते हुए कहा, ऐसी बातें नहीं करते, उन्होंने जो भी फैसला लिया था बिल्कुल सही था। प्रतिभा ने गहरी सांस भरते हुए कहा, मेरी जिंदगी हमेशा इस घर को जोड़ने में और बिजनेस में चली गई। नानी जी ने सिर हिलाते हुए कहा, क्योंकि इस घर की सारी औरतें ऐसी हैं और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। किस बात के लिए खुशी? बच्चे तो मैंने ही पैदा किया है, आनंद ने नहीं। ये कहते हुए प्रतिभा किचन की तरफ चली गई। जिसे जाता हुआ देख नानी जी ने खुद से कहा, ये लड़की पूरी अपने बाप पर गई है। इधर एकाग्र दादी जी के कमरे में खड़ा उन्हें देख रहा था, जहां दादी जी ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, आज से ठीक 12 दिन पहले तुम नोएडा गए थे, क्या हुआ था वहां? एकाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन से एक पल के लिए बदले और फिर उसने खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहती है? दादी जी ने आंखें सिकुड़ते हुए पूछा, मुझे ये भी बताने की जरूरत है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? एकाग्र ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, मैं जानना चाहता हूँ। दादी जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, 1.5 महीने पहले जब तमाशा हुआ था नोएडा में, तो तुम उसके बावजूद वहां क्या करने गए थे? क्या तुम उस लड़की से दोबारा मिले? एकाग्र ने बेला के बारे में एक पल के लिए सोचा और दादी जी से कहा, हाँ, मिला। दादी जी की भौहें तन गई और उन्होंने आंखें छोटी करते हुए कहा, तो तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? एकाग्र ने जवाब में कहा, क्योंकि मुझे जो करना था मैं कर चुका हूँ, अब मुझे और कोई तमाशा नहीं चाहिए। दादी जी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, एकाग्र, साल के मुश्किल से 2 महीने तुम यहाँ रहते हो और उसमें भी तुम तमाशा करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई मुसीबत ना हो। एकाग्र ने दादी जी की बात पर दांत पीसते हुए कहा, आपको मुझसे नाराजगी किस बात की है कि मैं आपका बिजनेस को टेक ओवर नहीं कर रहा या फिर मैं यहाँ पर रहता नहीं हूँ? दादी जी ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करो, ये मत भूलना इस घर की मालकिन मैं हूँ। एकाग्र ने अपने जबड़े को मजबूती से भींचते हुए कहा, ये बात आप भी मत भूलिएगा कि आपका कस्टम मेड सूट्स और एक्सेसरीज सिर्फ इसलिए टॉप 3 में है क्योंकि मैं आपके खानदान का बेटा हूँ। दादी जी ने एकाग्र को घूरते हुए कहा, तो तुम मुझे जवाब भी दोगे? एकाग्र ने गहरी सांस भरते हुए कहा, बीपी की गोली खाए और अच्छे से जिंदा रहिए, बकवास की टेंशन लेकर खुद का दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर एकाग्र कमरे से बाहर चला गया, जिसे देख पीछे से दादी जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम रुको बेशर्म लड़के, बदतमीज, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो मुझे? मैं कह रही हूं ना, रुको। जिनकी बात को सुनते हुए भी एकाग्र नहीं रुका और उनके कमरे से बाहर चला आया, जहां उसकी मुलाकात रुद्राक्ष से हो गई, जो कि वहीं आ रहा था। रुद्राक्ष ने जब एकाग्र को देखा, तब उसके जहन में एक बार फिर एकाग्र और बेला की नजदीकी वाला दृश्य होकर गुजर गया और उसने अपने ख्याल को दिमाग से हटाते हुए एकाग्र से कहा, भाई। एकाग्र ने रुद्राक्ष की बात को बीच में काटते हुए पूछा, तुम बेला को पसंद करते हो? एकाग्र के सवाल को सुनकर रुद्राक्ष का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने चौंकते हुए कहा, क्या? एकाग्र ने अपनी बात को फिर से रिपीट करते हुए कहा, मैंने पूछा क्या तुम बेला को पसंद करते हो? रुद्राक्ष ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे बस उसकी फिक्र है, लेकिन आप? एकाग्र ने रुद्राक्ष की बात को बीच में काटते हुए कहा, बेहतर है और ये एहसास बदलना नहीं चाहिए। इतना कहकर एकाग्र वहां से चला गया, जिसे रुद्राक्ष ने हैरान भरी नजरों से जाते हुए देखा और खुद से कहा, भाई ने अचानक क्या कहा? मुझे उनकी बात समझ नहीं आई, क्या वो मुझे धमकी देकर गए? ये सोचते हुए रुद्राक्ष ने अपने ख्याल को झटक दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। वही एकाग्र सीधा अपने बेडरूम में आया और वहां से कुछ डॉक्यूमेंट्स उठाने के बाद बाहर चला आया।
जिसे जाता हुआ देख नीचे बैठे आनंद जी ने कहा, अब तुम कहाँ जा रहे हो इस वक्त? एकाग्र ने जवाब में कहा, कुछ काम था जिसे पूरा करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। नानी जी ने एकाग्र की बात सुन कहा, कौन सा काम था टूटू? एकाग्र ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं ग्रानी, एक काम था जिसे पूरा करने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतना कहकर एकाग्र वहां से सीधा बाहर की तरफ चला गया। जिसे जाता हुआ देख प्रतिभा ने गहरी सांस भरते हुए आनंद जी से कहा, इस लड़के के दिमाग का कुछ पता ही नहीं होता, कब क्या कर दे। आनंद जी ने बड़बड़ाते हुए कहा, और भेजो ससुर जी के पास, यही हाल होना था, कुछ चीजें तो दिया, साथ में अपनी आदतें भी दे दी। प्रतिभा ने आनंद जी को घूरते हुए कहा, फिर से मेरे पापा की बुराई कर रहे हैं। आनंद जी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, मेरी इतनी हिम्मत कि मैं तुम्हारे पापा की बुराई करूं, मजाक है क्या? प्रतिभा ने आंखें सिकुड़ते हुए आनंद जी को देखा और वहीं पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ एकाग्र की गाड़ी आकर पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। प्रताप और एकाग्र गाड़ी से बाहर उतरे। प्रताप ने एकाग्र के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा, बॉस, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। एकाग्र ने प्रताप की बात सुन कहा, बहुत शौक है ना उसे मेरी बीवी के साथ सोने का, मैं उसके सारे सपने सपना बनाकर रख दूंगा। इतना कहकर एकाग्र अपनी दहकती हुई आंखों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया, जहां प्रताप की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि आज से पहले कभी भी एकाग्र ने उसके सामने बेला को अपनी बीवी नहीं कहा था। एकाग्र अपने घमंडी वाले नेचर के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर आया। जी इंस्पेक्टर ने अक्षय को गिरफ्तार किया था, उसकी ड्यूटी हावर खत्म हो चुकी थी और उसकी जगह एकाग्र के उम्र का एक लड़का बैठा हुआ था। जहां उस लड़के की नज़र एकाग्र के ऊपर गई, तब उसने उठकर खड़े होते हुए कहा, हेलो मिस्टर वशिष्ठ। एकाग्र ने आकर उसे इंस्पेक्टर के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा, धीरज, करीब 2 घंटे पहले रेड लाइट एरिया से एक आदमी को अधमरी हालत में गिरफ्तार किया गया है, वो कौन से सेल में है? धीरज गुप्ता ने एकाग्र के सवाल पर एक नज़र फाइल पर डाली और एकाग्र से कहा, उनके ऊपर लड़कियों की स्मगलिंग का केस लगा है, जब तक मुलजिम को कोर्ट में पेश नहीं किया जाता, हम उनसे मिलने की इजाज़त किसी को नहीं देते। एकाग्र ने धीरज की बात सुन कहा, मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस उस आदमी से एक बार मिलना है। धीरज ने यहाँ वहाँ देखा और वहाँ बैठे हवलदार से कहा, हवलदार, मिस्टर वशिष्ठ के लिए चाय लाओ। एकाग्र ने धीरज से कुछ कहने के लिए मुंह खोला, उससे पहले ही धीरज ने आंखों के इशारे से उसे चुप रहने के लिए कहा। हवलदार धीरज की बात सुन केबिन से बाहर चला गया, जिसके जाने के बाद धीरज ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मुझे अपने सीनियर्स से गाली मिले, इसलिए उसे यहाँ से भेजना पड़ा, चलो। इतना कहकर धीरज कुर्सी से उठा और सेल की तरफ चला गया, जिसके पीछे पीछे एकाग्र चला आया। जहाँ एक कमरे में अक्षय बहुत बुरी हालत में पड़ा हुआ था, उसे 3rd डिग्री दी गई थी और इस बात के सबूत उसके चेहरे पर थप्पड़ और पैरों पर पड़े डंडों के निशान से पता चल रहा था। अक्षय की हालत को देखते हुए एकाग्र को उसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आया और उसने सेल के हल्का नजदीक जाकर कहा, ओए कुत्ते। अक्षय ने अपनी सूजी हुई आंखों के साथ एकाग्र की तरफ देखा, जिसकी नज़र पर एकाग्र ने हाथ में पकड़े फाइल को दिखाते हुए कहा, तुझे पता है इसमें क्या है? तेरी बर्बादी। अक्षय ने एकाग्र को देख उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव उसका साथ नहीं दे रहे थे, जिस पर अक्षय सरकते हुए सेल के दरवाजे के पास पहुंच गया और लोहे की रोड को पकड़ते हुए उसने दर्द में कहा, एकाग्र, हम दोस्त हैं। एकाग्र ने अक्षय की बात सुन पंजों के बल उसके सामने बैठते हुए आंखें सिकुड़कर कहा, तो अपने दोस्त की बीवी को इस तरह से अपने बेडरूम में बुलाएगा? तारांकन। अक्षय के चेहरे पर हैरानी ने अपना घर बना लिया और उसने शॉक्ड होते हुए कहा, बीवी? बीवी किसकी? एकाग्र ने खुद की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, मेरी एकाग्र, वशिष्ठ की बीवी, बेला मेरी बीवी है, समझा? ये कहते हुए एकाग्र ने अक्षय के बालों को अपनी मुट्ठी में भर लिया और उसके चेहरे को अपने और नजदीक लाते हुए कहा, और मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा कि तूने मेरी बीवी के साथ ये हरकत की, मैं तुझे बर्बाद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तूने मेरी बीवी जैसी ना जाने कितनी औरतें की जिंदगी बर्बाद की, तू जा जिंदगी भर जेल की चक्की पीस। तारांकन। ये कहते हुए एकाग्र ने अक्षय को धकेलते हुए छोड़ दिया और उठकर खड़े होते हुए धीरज को फाइल पकड़ाते हुए कहा, धीरज, ये अक्षय के खिलाफ वो फाइल है जिसमें इसकी सेक्रेटरी ने हरेसमेंट और उसके फीलिंग को वर्क्स ने ये बात कबूल किया है कि अक्षय उनके साथ जबरदस्ती करता था, उसमें पेन ड्राइव भी है जिसमें तुम्हें वीडियो मिल जाएगी। धीरज ने एकाग्र की बात पर अपना सिर हिला दिया और एकाग्र एक नज़र अक्षय को देखने के बाद पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया, जहां बाहर प्रताप हाथ में डेटॉल और पानी बोतल लेकर खड़ा था, जिसकी तरफ एकाग्र ने हाथ बढ़ाया,
तब प्रताप ने डेटॉल और अपनी एक साथ उसके हाथ में डाल, जहां अपना हाथ साफ करने के बाद एकाग्र जाकर गाड़ी में बैठ गया और अपना सिर बैक सीट पर सटाते हुए उसने एक गहरी सांस ली। प्रताप ने जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए धीरे से कहा, बॉस आपसे एक बात कहूं। हम, एकाग्र ने सुस्ती में कहा। प्रताप ने एकाग्र की सुस्ती से भरी आवाज को सुनते हुए पूछा, आप मैडम से सच में नफरत करते हैं? वो उतनी भी बुरी नहीं है। एकाग्र ने अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए धीमे लहजे में कहा, मुझे उसकी आंखें नहीं पसंद, जिन नजरों से वो मुझे देखती हैं, बेखौफ नजरें, मुझे उसकी आंखों से चिढ़ होती है। प्रताप ने एकाग्र की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आपके लिए हमारी मैडम को ऐसा ही होना चाहिए था, बेखौफ। एकाग्र ने चेहरे से हाथ हटाया और प्रताप को घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैं उसे अपनी बीवी नहीं मानता। प्रताप ने एकाग्र की बात पर कंफ्यूज होते हुए पूछा, ये आप खुद को कह रहे हो या फिर मुझे बता रहे हो? एकाग्र ने एक नज़र प्रताप को देखा और अपनी नज़रें फेर ली, जिस पर प्रताप ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, आपने दो लोगों के सामने कहा कि मैडम आपकी पत्नी है, पहले अक्षय सर के सामने और दूसरा इंस्पेक्टर के सामने। एकाग्र ने प्रताप की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर की तरफ देखने लगा। गुजरते रास्ते को देखते हुए एकाग्र एक गहरी सोच में खो गया। एक हफ्ते पहले न्यूयॉर्क कॉन्सर्ट स्टेडियम। एकाग्र पसीने से लथपथ मेकअप रूम में पानी पी रहा था। उनका कॉन्सर्ट जस्ट आधा सेकंड पहले ही खत्म हुआ था और वो लोग रेस्ट कर रहे थे। एकाग्र की टीम में 5 लोग थे, वायलट, ग्रेस, प्रेरक, प्रसंग और एकाग्र, जिनमें से वायलट पियानो प्ले करता था और ग्रेस फ्लूट बजाता था। प्रेरक और प्रसंग हार्प और स्ट्रिंग प्ले करते थे। एकाग्र सॉन्ग राइटर और सिंगर था। वायलट को भी राइटिंग और सिंगिंग में इंटरेस्ट था, जो कि एकाग्र की परेशानी के वक्त में उसका साथ देता था, और ग्रेस, प्रेरक और प्रसंग भी साथ में ही गाना गाते थे। उनका क्लासिक म्यूजिक बैंड काफ़ी फेमस था, क्योंकि क्लासिक के साथ कभी कभी वो लोग पॉप म्यूजिक भी परफॉर्म करते थे। एकाग्र ने अब तक सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर सीरीज में काम किया था, जिसे तमाम बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, इसलिए म्यूजिक के अलावा भी उसका एक्टर एक अलग सी पॉपुलैरिटी थी और वो आसमान में चमकता हुआ सितारा था। एकाग्र ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद अपने कान में लगे हेडफोन को निकाला और जाकर बाथरूम में फ्रेश हो गया। कुछ देर बाद वह सभी अपने फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए वहां से अपने वैनिटी वैन में बैठकर कंपनी के लिए निकल गए, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। रात की तकरीबन 3 बजे वो सभी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए गए स्टे होटल में पहुंचे, जहां उनके लिए एक स्वीट बुक किया गया था। एकाग्र सीधा वहां से अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जिस पर पीछे से प्रसंग ने कहा, एकाग्र, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। एकाग्र ने हल्के थकावट में प्रसंग को देखते हुए कहा, प्रसंग, आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड, वी विल टॉक टुमारो मॉर्निंग। इतना कहकर एकाग्र जाने लगा, जिस पर प्रसंग ने पीछे से कहा, 1 महीने पहले उस लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा, क्योंकि वायलट ने उसके बट्स को हाथ लगाया था। एकाग्र के जाते हुए कदम रुक गए और उसने हैरानी से प्रसंग को देखते हुए कहा, व्हाट? प्रसंग ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और तुम इतने गुस्से में रहने लगे थे कि हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें सब कुछ बताने की, लेकिन कुछ दिनों से तुम काफ़ी हद तक नॉर्मल और शांत हो, इसलिए मैंने तुम्हें बताया। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, वायलट कहाँ है? एकाग्र का हैप्पी बर्थडे, बेला इंग्लिश टीचर। अब आगे फ्लैशबैक कंटिन्यू। रात का वक्त, न्यूयॉर्क, होटल स्वीट। एकाग्र के प्रसंग से सवाल पर कि वायलट कहाँ है, वायलट ने फ्रेश होकर कमरे से बाहर आते हुए कहा, आई एम हियर लीडर, व्हाट हैपेंड? एकाग्र ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए सिर घुमाकर वायलट को देखा और पूछा, वायलट, टेल मी द ट्रूथ, डिड यू स्लैप दोज गर्ल्स बट्स इन इंडिया? वायलट ने एकाग्र के सवाल पर प्रसंग की तरफ देखा, जहां प्रसंग ने अपने नज़र के चश्मे को आंखों में लगाते हुए एकाग्र की तरफ इशारा कर दिया। प्रसंग के इशारे पर वायलट ने गुस्से से उसे घूरा और वायलट की चुप्पी पर एकाग्र ने फिर से पूछा, हे, आंसर व्हाट आई आस्क्ड। वायलट ने हल्के एम्बारासमेंट में एकाग्र से कहा, फॉरगिव मी लीडर। जिसके इतना कहते ही एकाग्र ने एक गुस्सा वायलट के मुंह पर जड़ दिया। ये देखकर उसके बाकी मेंबर्स हैरान रह गए और प्रेरक ने जल्दी से आकर एकाग्र के सामने खड़े होते हुए कहा, लीडर। एकाग्र ने वायलट की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, इस हरामजादे के कारण मुझे क्या कुछ सफ़र करना पड़ा, इसकी एक बदतमीजी के कारण मेरी फैमिली वालों को सफ़र करना पड़ा, मेरा पूरा रेपुटेशन गिर गया। और ये चुपचाप पीछे खड़ा होकर तमाशा देखता रहा। वायलट ने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए लाल आंखों से एकाग्र को देखा और कहा, आई एम आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस। एकाग्र ने वायलट की बात सुन अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी माफ़ी से मेरी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी।
क्या मैंने जो उस लड़की की इज्जत उछाली वो वापस आ जाएगी? प्रसंग और प्रेरक के साथ बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे और प्रेरक ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब? लड़की? एकाक ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए प्रसंग से कहा, वेबसाइट पर पोर्टल डालो कि हमें एक नया वायलिनिस्ट चाहिए। वायलट का चेहरा काला पड़ गया और उसने जल्दी से प्रेरक को सामने से हटाते हुए एकाक के सामने आकर कहा, लीडर, व्हाट आर यू सेइंग? यू कांट डू दिस टू मी। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। जस्ट गो टू हेल एंड लीव माई साइड। एकाक ने वायलट को पीछे धकेलते हुए कहा। प्रेरक ने एकाक के गुस्से पर धीरे से कहा, लीडर। एकाक ने प्रेरक की बात को बीच में काटते हुए कहा, प्रेरक, अगर मैं किसी को बना सकता हूं तो मैं उसे जड़ सहित मिटा भी सकता हूं। प्रसंग ने एकाग्र की बात सुनकर कहा, ये गलत है। यहाँ तक पहुँचने में हमारी अपनी भी मेहनत है। वायलट ने प्रसंग का साथ देते हुए एकाग्र से कहा, एब्सोल्युटली राइट। वी हैव रीच्ड दिस माइलस्टोन विद आवर हार्ड वर्क। यू कांट टेक अवे आवर राइट्स लाइक दिस। एकाग्र ने वायलट की बात सुनकर प्रसंग, प्रेरक और ग्रेस को देखते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं ये ग्रुप छोड़ रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें बना सकता हूँ तो मिटा भी सकता हूँ। इतना कहकर एकाग्र अपने कमरे की तरफ जाने लगा, जिस पर प्रसंग ने जल्दी से उसके सामने खड़े होते हुए कहा, लीडर, मुझे इस साल बेस्ट पियानिस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया है। प्लीज़ ये मत कीजिए, मैंने इस मुकाम को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दी है। वायलट ने जल्दी से एकाग्र के सामने आकर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, लीडर, प्लीज़ डोंट एक्सपेल मी फ्रॉम आवर ग्रुप। आई विल नेवर डू सच अ थिंग अगेन। ये कहते हुए वायलट ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, जिसे देखते हुए एकाग्र ने दांत पीसते हुए कहा, फाइन, एंड जस्ट गेट लॉस्ट। इतना कहकर एकाग्र अपने कमरे की तरफ चला गया, जिसे जाता हुआ देखकर सभी ने एक राहत की सांस ली। बॉस, बॉस, हम पैलेस पहुंच चुके हैं, प्रताप ने एकाग्र को आवाज लगाते हुए कहा। एकाग्र, जो कि नींद से गिर चुका था, उसने अपनी आंखें खोली और कलाई में पहने घड़ी में टाइम देखा तो पाया रात के 10 बजे बज रहे थे। जिसे देखते हुए एकाग्र ने गहरी सांस भरते हुए कहा, काफी वक्त हो गया। जी नहीं, अभी भी सर्वेंट पैलेस के अंदर होंगे। ये कहते हुए प्रताप ने ड्राइविंग सीट से उतरकर एकाग्र के लिए बैक सीट का दरवाजा खोला। एकाग्र ने अपने जैकेट को ठीक किया और गाड़ी से बाहर आते हुए कहा, कल नानू का बर्थडे है। ग्रैनी हर साल मंदिर जाती है, सुबह गाड़ी रेडी रखना। प्रताप ने एकाग्र की बात सुन कहा, बॉस, आप कभी अपना बर्थडे याद नहीं रखते, लेकिन अपने नाना जी का भूलते भी नहीं है। इंसान सांस लेना कभी नहीं भूलता। प्रताप, ये कहते हुए एकाग्र पैलेस के अंदर चला गया। प्रताप ने जाते हुए एकाग्र को देखा और गहरी सांस भर लिया। कल आपका भी बर्थडे है बॉस। इतना कहकर प्रताप सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चला गया। वही एकाग्र भारी कदमों के साथ अंदर आया और सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। कमरे में पहुंचकर उसने अपने जैकेट को उतारा और रिलैक्स होने लगा। बाबा, आप आ गए हैं, तो क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? एक सर्वेंट ने दरवाजे के पास खड़े होते हुए धीरे से कहा। हम सब लोगों ने खाना खा लिया, एकाग्र ने सुस्ती के साथ पूछा। सर्वेंट ने जवाब में कहा, जी हाँ, सभी ने डिनर कर लिया और अपने अपने कमरे में चले भी गए। ठीक है, लगाओ खाना, मैं आता हूँ। ये कहते हुए एकाग्र अपने टी शर्ट को उतारते हुए बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद एकाग्र बाथरूम से बाहर आया। कमर पर ब्राउन ओवरसीज टॉवल लिपटा हुआ था और बालों से टपकता पानी उसकी कनपटी से होकर ठुड्डी से होते हुए नीचे टपक रहा था। एकाग्र ने पानी की बूंद को अपने शरीर में देखा और जाकर क्लोजेट से अपने लिए एक ओवरसाइज टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहनते हुए टॉवल से अपने बाल को सुखाया और होठों पर लिप बाम लगाते हुए कमरे से बाहर आ गया। डिनर के लिए नीचे जाने से पहले उसने अपने कदम नानी जी के कमरे की तरफ बढ़ा दिया और वहां पहुंचकर उसने दरवाजा धीरे से खोला। एकाग्र ने अपनी नज़र बिस्तर पर डालने से पहले बिस्तर के बगल में डाला, जो जगह आज खाली थी। जिसे देख एकाग्र चौंक गया। ये कहाँ गई? ये कहते हुए एकाग्र आगे आ गया और पूरे कमरे में तलाशने लगा। बेला की गैर मौजूदगी के कारण एकाग्र को थोड़ी अजीब सी बेचैनी होने लगी, जिसे महसूस करते हुए एकाग्र ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, व्हाट द हेल हैपनिंग विद मी? ये कहते हुए एकाग्र कमरे से बाहर चला आया, जहां उसकी नज़र अचानक बगल वाले कमरे पर गई, जिसे देखते हुए उसने खुद से कहा, ये कमरा तो गेस्ट रूम है, जो अक्सर बंद रहता है, कहीं वो यहाँ तो नहीं है। इतना खुद से कहते ही एकाग्र ने बगल वाले कमरे में अपने कदम रख दिए और तब उसकी नज़र बिस्तर पर गई, जहां बेला बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें बंद थी पर होंठ हिल रहे थे। वो नींद में थी, शायद कोई सपना देख रही थी, जिस कारण आंखों से उसके आंसू निकल रहे थे।
बेला की हालत को देखते हुए एकाग्र का चेहरा गंभीर हो गया और वो धीरे से दरवाजा अंदर से बंद करते हुए बिस्तर के पास पहुंचा, जहां बेला ने नींद में बड़बड़ाते हुए सिसकियों के साथ कहा, क्यों क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? भैया मुझे आपकी याद आती है, बहुत याद आती है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, अम्मा को मनाओ मेरी शादी ना करें। ये कहते हुए बेला की आंखों से आंसू गाल पर टपक रहे थे, जिसे चुपचाप खड़ा एकाग्र देखता रहा और फिर धीरे से उसके बिस्तर के पास बैठकर उसके बालों को पीछे किया और बहुत धीमे स्वर में कहा, कभी कभी हम सब कुछ जानते हुए भी किसी को इतना तोड़ देते हैं कि दोबारा उसे बना नहीं पाते। आई एम सॉरी बेला। ये कहते हुए एकाग्र ने हल्की सांस भरी और बेला के घुटने पर रखे हाथ को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगा, जहां उसके छुअन के कारण बेला की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। एकाग्र ने बेला के छोटे हाथ को देखते हुए हल्का सा मुस्कुरा दिया और उलट पुलट कर देखने लगा। उसने उसके हथेली को अपनी हथेली के बराबर किया, तब उसे पता चला कि उसकी उंगलियां बेला की उंगलियों से लंबी थी और उसका हाथ बेला के हाथ से काफी बड़ा था, जिसके हाथ को देखते हुए उसने धीरे से कहा, इतना छोटा सा हाथ, लेकिन थप्पड़ काफी तेज होता है। ओह बेला, तुम सच में मुसीबत का पिटारा हो। ये कहते हुए एकाग्र ने बेल के हाथ को सहलाने जारी रखा। जब बेला की नींद एकदम से टूटी और एकाग्र को अपने बगल में और अपने हाथ को उसके हाथ में देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने एकदम से उछलते हुए बिस्तर से उतरकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? एकाग्र ने भी चौंकते हुए बेला को देखा और अपने चेहरे को गंभीर बनाए हुए कहा, नींद में ड्रामा कर रही थी, बस इसलिए आ गया देखने की किसी भूत ने तो पकड़ कर नहीं रखा है तुम्हें। बेला ने अपने कमर पर हाथ रखते हुए आंखें सिकुड़ कर कहा, आपसे बड़ा भूत हमारी किस्मत में और कोई नहीं है। दिन भर तो चैन नहीं लेने देते, अब रात में भी। मेरा कमरा है, निकल जाए बाहर। एकाग्र ने हल्के मजाक में कहा, सच में मुझे लगा इमोशनल रोलर कोस्टर रूम है ये, आते ही आंसू, शिकायतें और मैं। बेला ने बीच में ही तकिया उठाकर एकाग्र को मारने की कोशिश की, जिस पर एकाग्र पहले ही खड़ा हो गया। बेला ने तकिया को पकड़े हुए गुस्से से कहा, गए नहीं अभी तक या अभी भी कुछ डायलॉग बाकी है आपकी महान पिक्चर के? एकाग्र ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा, तो तुमने मेरी मूवी देखी है, समझ आए या फिर नहीं? बेल ने एकाग्र को सार्कास्टिक जवाब के साथ कहा, आपको क्या लगता है अंग्रेजी सिर्फ आपको आती है, हमको नहीं आती? एकाग्र ने होठों पर तिरछी मुस्कान लेकर कहा, सच में? एग्जीबिशन का स्पेलिंग बोलो। बेला आंखें ऊपर करते हुए सोचने लगी और जब उसके दिमाग में नहीं आया, तब उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, कोई आसान सी स्पेलिंग पूछो, जैसे व्हाट हैपेंड, हु आर यू आर सो रिडिक्युलस, ऐसे सवाल कीजिए, हम बताएंगे जवाब। एकाग्र ने ताली बजाते हुए कहा, वेरी गुड, सो आंसर वन ऑफ माई क्वेश्चंस। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार में ट्विंकल कौन थी? हमको क्या पता, हम तो नहीं थे, बेला ने सीधा सा जवाब दिया। एकाग्र ने बेला को कुछ देर देखा, जिसकी नज़र पर बेला ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, कभी लड़की नहीं देखी का? बहुत लड़की देखी, बहुत वैराइटीज की लड़की देखी, लेकिन तुम सबसे अलग हो। है ना, बिल्कुल हीरोइन ना, हमको पता है, हम सुंदर है, साथ में बहुत चालाक भी, बहुत दिमाग है हमारे पास, इसलिए आपके जैसे घनचक्कर के पाले में पड़ गए। हमको उसी दिन शक हो गया था कि हमारे पास बुद्धि नहीं है, वरना एक रैप्टा कान के नीचे लागत। और बेला की बात पूरी होने से पहले ही एकाग्र ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे अपने नजदीक खींच लिया, जिसकी नजदीकी पर बेला की दिल की धड़कनें बढ़ गई। एकाग्र ने बेला की आंखों में आंखें डालकर कहा, कितना बोलती हो तुम, तुम्हारा मुंह नहीं दुखता क्या? बेल ने एकाग्र के सवाल पर उसके दोनों आंखों में सहमी हुई नजरों से देखने लगी। तब एकाग्र ने उसे छोड़ते हुए कहा, फाइन, जाओ सो जाओ। बेला ने एकाग्र को बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप बाहर जाओ, कुंडी अंदर से बंद करेंगे फिर सोएंगे। एकाग्र ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें रात में परेशान करूंगा? नहीं, हमको लगता है कि आप हमारा जीना हराम कर दोगे, इसलिए जाओ हमारे कमरे से। ये कहते हुए बेल ने एकाग्र को कमरे से बाहर निकाल दिया। एकाग्र ने बाहर खड़े होते हुए कहा, सीरियसली, यू वर सो रिडिक्युलस। सच में, सेम टू यू, नॉट रिटर्न, सो गेट लॉस्ट। इतना कहकर बेला ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। एकाग्र ने गहरी सांस भरते हुए अपना सिर नहीं में हिलाया और अपने माथे पर हाथ रखते हुए हल्का सा हंस पड़ा। पहली बार उसके होठों पर मुस्कान थी और उसकी वजह वो नई मुसीबत थी जो जाने अनजाने में उसकी जिंदगी में आ चुकी थी। जहां मुस्कुराते हुए वो पीछे पलटा तो उसकी नज़र दादी जी पर चली गई, जो कि अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी एकाग्र को घूर रही थी।
दादी जी की घूरती हुई नजर पर एकाग्र ने आंखें चढ़ा दिया और दादी जी मुंह फेर कर कमरे के अंदर चली गई, जिसे देखते हुए एकाग्र ने आंखें रोल करते हुए अपने कदम नीचे की तरफ बढ़ा दिए। इसी तरह सुबह हो गई और बेला हर रोज की तरह तैयार होकर नानी जी के कमरे में चली आई, जहां पहुंचकर उसने देखा नानी जी उठ चुकी थी, जिन्हें देखते हुए बेल ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो नानी जी। नानी जी ने बेल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम उठ गई, तुम्हें अच्छे से नींद आई ना? बेला ने रात में एकाग्र को याद करते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, एक खटमला गया था, अगर वो ना आता तो और अच्छी नींद आती। बेला को अपने ही आप में खोया हुआ देख नानी जी ने कहा, बेला, किन ख्यालों में खोई हो बेटा? बेला ने अपने ख्यालों के घरौंदे से बाहर आते हुए नानी जी से कहा, हाँ, अच्छी नींद आई नानी जी, चलिए मैं आपको फ्रेश कर देती हूँ। नानी जी ने अपना सिर हिला दिया और बेला उन्हें फ्रेश करने के लिए ले गई। कुछ देर बाद बेला नानी जी को रेडी करके बाहर लाई और नानी जी के बाल को बनाते हुए बोली, नानी जी, मैं रुद्र को व्हाट्सअप कहकर आती हूँ। नानी जी ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, ये क्या होता है? बेला ने नानी जी की बात सुन कहा, आपको इंग्लिश नहीं आता? नानी जी ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं गांव इलाके से हूं ना, इसलिए, और वहां पर स्कूल नहीं था, बहुत दूर जाना पड़ता था तो मेरे बाबूजी मुझे नहीं जाने देते थे। बेला ने नानी जी की बात पर मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, हम है ना, हम सिखाते हैं। नानी जी ने चमकती आंखों से बेला की तरफ देखा, जिस पर बेला ने कहा, व्हाट्सअप डूड मतलब सुप्रभात। नानी जी ने बेला की बात को दोहराते हुए कहा, व्हाट्सअप डूड। बेला ने कॉन्फिडेंस के साथ अपना सिर हिला दिया और कहा, हम आपको दूसरा मतलब भी सिखाते हैं, शुक्रिया को अंग्रेजी में चीयर्स कहा जाता है। नानी जी बिल्कुल रट्टू तोता की तरह बेला की बातों को दोहराने लगी, जहां बेला ने फिर से कहा, माफ कर दो को इंग्लिश में माय बैड ब्रो ये कहा जाता है। नानी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा चीयर्स, शुक्रिया, मुझे ये सब सीखने के लिए। बेल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसे भी थोड़ी कंफ्यूजन थी। फिर उसने खुद से कहा, हमने सही तो सिखाया है ना? इंग्लिश बहुत कमजोर है, बहुत मुश्किल से पास होते थे। ये कहते हुए बेला ने मुंह बना लिया और तभी एकाग्र वहां पर पीले रंग का कुर्ता और सफेद रंग का पजामा पहने चला आया, जिसकी तरफ बेला ने अचानक से देखा और एकाग्र की सादगी को देखते हुए बेला के दिल की धड़कनें तेज हो गई और उसने खुद से कहा, कमाल है यार, लेकिन का फायदा साले की जुबान अच्छी नहीं है। एकाग्र ने बेला की नज़र को खुद पर देखा और इग्नोर करते हुए नानी जी के पास आकर उनके हाथ को पकड़ अपने होठों से लगाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ग्रैनी, आज हमें मंदिर जाना है। नानी जी ने एकाग्र के गाल पर हाथ रखते हुए उसके माथे को चूमकर कहा, जन्मदिन की ढेरों बधाइयां एकाग्र। एकाग्र ने अपना सिर हिला दिया और बेला बड़ी बड़ी आंखों से एकाग्र को देखने लगी और बोली, बर्थडे किसका हैप्पी बर्थडे है? एकाग्र ने बेला को देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम हिंदी भी ठीक से नहीं जानती। बेला ने एकाग्र को घूरते हुए कहा, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप, हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों बहुत अच्छे से आता है, अफॉफ फटाफट अंडरस्टूड। एकाग्र ने बेला को इग्नोर कर दिया और नानी जी की व्हीलचेयर को पकड़ते हुए कहा, चले। नानी जी ने अपना सिर हिलाया और बेला से कहा, बेला चलो। बेला ने नानी जी की बात सुन अपना सिर हिलाया और नीचे चले आए, जहां पर प्रतिभा, आनंद जी और दादी जी तैयार होकर खड़ी हुई थी। कुछ सर्वेंट के हाथ में काफी सारे सामान थे, जिन्हें देखते हुए बेला ने नानी जी से कहा, ये सारे सामान? नानी जी ने बीच में कहा, हर साल टूटू के जन्मदिन पर 2 किलो सोना और 5 किलो चांदी मंदिर में भेंट किया जाता है और गरीबों को खाने के साथ कपड़े और अनाज दिए जाते हैं। बेला ने नानी जी की बात सुनकर धीरे से कहा, हम भी लग सकते हैं का लाइन में? एकाग्र ने बेला की बात को सुनते हुए कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहो, मैं ला कर दूंगा, बकवास मत करो। नानी जी और बेला एकाग्र को देखने लगे और बेला ने आंखें छोटी करते हुए कहा, अगर हमारे दुख में कोनो कमी है तो हम खुद पूरी करेंगे, हम आपसे काहे कहेंगे। एकाग्र ने गहरी सांस भरते हुए कहा, तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है, तुम सच में रट्टू तोता हो। बेला ने घूरकर एकाग्र को देखा और नानी जी को लेकर वो लोग नीचे आ गए, जहां रुद्राक्ष की गैर मौजूदगी पर बेला ने धीरे से प्रतिभा के पास आकर पूछा, मैडम रुद्र सर कहाँ है? प्रतिभा ने बेला के सवाल पर कहा, तुम कल रात को रुद्र से नहीं मिली? बेला ने अपना सिर नहीं में हिला दिया, जिस पर प्रतिभा ने अफसोस के साथ कहा, शायद उसे जल्दी थी जाने की, वो तो कल रात को ही नोएडा के लिए निकल गया।
बेला ने प्रतिभा की बात सुनकर मुंह फुलाते हुए धीरे से कहा, तुमको तो देख लेंगे बेटा, बिना हमको बताए भाग गए ना, हम भी किसी दिन बिना तुमको बताए भाग जाएंगे, ढूंढते रह जाओगे। ये कहते हुए बेला का चेहरा और ज्यादा उतर गया और तभी वहां से मंदिर के लिए निकल गए।